हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिज़नेस लॉ का नेक्स्ट टॉपिक है जो वो करने जा रहे हैं। हमने जो चैप्टर है रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने डिफरेंट तरह की रेमेडीज़ जो अवेलेबल हैं जिस बंदे के साथ डिफ़ॉल्ट होता है वो कवर की थी। आज जो अब हम हैं बेटा, इसका नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस जो हैं उनको मापा कैसे जाता है या कब माना जाता है। द जनरल प्रिंसिपल क्या है डैमेजेस के जब असेस किए जाते हैं कि दैट इंजर्ड पार्टी मस्ट बी प्लेस्ड सो फॉर एज इज़ पॉसिबल इन द सेम पोजीशन एज ही वुड हैव ऑक्यूपाइड इफ़ नो ब्रीच हैज़ टेकन प्लेस। कहता कि जिस बंदे के साथ डिफ़ॉल्ट हुआ है, जिसके साथ प्रॉमिस तोड़ा गया है, ब्रीच किया गया है, उस बंदे को सेम पोजीशन पे लेके आना है जिस पोजीशन पे वो तब होता अगर जो ब्रीच है वो ना किया गया होता। ठीक है जी। पर लेकिन इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते वक्त द कोर्ट विल नॉट नेसेसरली अवॉर्ड टू द प्लेंटिफ ऑल द डैमेजेस ही हैज़ सफ़र्ड। पर ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जितने उसको डैमेजेस सफ़र हुए हैं सारे उसको अलाउ करे या पे करे। ये जो डिसाइड हुआ था बेटा, ये हेडली वर्सेस बैक्सनडेल का केस है 1854 का। उस केस में डिसाइड हुआ था क्या पॉइंट डिसाइड हुआ था, वेयर द स्पेशल सर्कमस्टांसिस आर नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पार्टीज स्पेशल डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम। अगर उसके ध्यान में नहीं लगाए गए थे, नोटिस में नहीं लाए गए थे पार्टी के स्पेशल सर्कमस्टांसिस जिसके कारण जो एक्स्ट्रा डैमेजेस हो गए हैं, तो स्पेशल डैमेजेस हैं जो वो क्लेम नहीं किए जा सकते। ये केस हेडली वर्सेस बैक्सनडेल के केस में डिसाइड हुआ था। तो इसमें बेटा आगे सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसने प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग मेजर्स ऑफ डैमेजेस के डील करके ये हेडली वर्सेस बैक्सनडेल के केस में डिसाइड किया था। कौन कौन से रूल्स हैं जो उसने इस केस में फॉलो किए थे। फर्स्ट है रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन में क्या था, द इंजर्ड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन एज इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन परफॉर्म। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया होता, जिस पोजीशन में वो तब होता उसी पोजीशन में उस पार्टी को लेके आना है। दूसरा है जर्नल डैमेजेस। जर्नल डैमेजेस हैं ए पार्टी हु सफर्स ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल्ड टू ओनली सच डैमेजेस विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सच ब्रीच। कहता अगर हम किसी भी पार्टी की बात करें तो उतना ही उसको डैमेजेस मिलेंगे जितना उसने यूजुअली नॉर्मली सफ़र किया है, लॉस हुआ है उसको उस कॉन्ट्रैक्ट के ना परफॉर्म होने से। थर्ड है स्पेशल डैमेजेस। वेयर ए पार्टी क्लेम करती है स्पेशल डैमेजेस, तो उस केस में क्या है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे तब इस सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन के बारे में बताया गया था, उस बंदे की नॉलेज में था, तभी आप स्पेशल डैमेजेस है जो क्लेम कर सकते हो। एक होती हैं रिमोट डैमेजेस। जो रिमोट डैमेजेस कौन से हैं बेटा, कहता है लॉ डज नॉट अवॉर्ड डैमेजेस विच आर आइदर इनडायरेक्ट और टू रिमोट। वो डैमेजेस जो बहुत दूर से आपके साथ रिलेटेड हैं, ठीक है, जब इनडायरेक्टली तौर पे आपके साथ रिलेटेड हैं, उन डैमेजेस को कोर्ट है जो वो अलाउ नहीं करता। विच आर नॉट द नेचुरल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेट जो रीज़न है वो नहीं है। तो वो कहता है कि डैमेजेस जो मस्ट फ्लो हो रही हैं वो डायरेक्टली उस बंदे के थ्रू होने चाहिए, तभी होगा अगर उसने किया है। एक एग्जांपल इसने दी है, लॉस ऑफ बिजनेस ओकेजन टू द पैसेंजर ट्रेडर ड्यू टू ट्रेन अराइविंग लेट एट द डेस्टिनेशन इज़ टू रिमोट। कहता कि अगर उस ट्रेन के लेट आने से उसको जो लॉस हो गया बिजनेस में, उसको जो है रिमोट कॉज माना जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ केस नहीं है। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन में क्या है कि जो पर्सन क्लेम करेगा डैमेजेस, ठीक है, वो खुद परफॉर्म करने के लिए तैयार हो, उसने खुद परफॉर्म किया हो, जब वो करने के लिए एंटिसिपेटरी परफॉर्मेंस है जो उसने दी हो कि वो परफॉर्म करने को तैयार हो, तभी वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस, अगर वो खुद परफॉर्म करने को, ऑब्लिगेशन पूरी करने को तैयार है। नेक्स्ट है मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस जो है बेटा, दैट उसका मतलब होता है कि लॉस को कम करने की कोशिश करना। कहता है कि जो जिस पर्सन को इंजरी हुई है या जिस बंदे के साथ ब्रीच किया गया है पार्टी के साथ, जिसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं, तो उस बंदे को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर उस ब्रीच से कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को किसी तरह से कम किया जा सके, ताकि सामने वाली पार्टी से कम डैमेजेस क्लेम हो, ना कि उस लॉस को बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा डैमेजेस क्लेम किए जा सके।
इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स विच एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस caused by the non-performance of the contract must be taken into account. A person who sues for damages, जो damages के लिए sue कर रहा है, is bound to take all reasonable steps to mitigation the loss. जो लॉस होने जा रहा था उसको रोकने के लिए उसने हर कोशिश की. Consequent upon the breach and cannot claim as damages any sum which is due to his own neglect. उसने खुद अनदेखी की, इसलिए लॉस ज़्यादा हो गया, तो उन लॉसेस को वो क्लेम है जो डैमेजेस की तरह नहीं कर सकता. दैट इज़ मिटिगेशन ऑफ लॉस. इस प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखता है कोर्ट जब भी किसी को डैमेजेस है जो वो दिलवाता है किसी भी प्लेंटिफ को. नेक्स्ट है लिक्विडेटेड डैमेजेस, वेयर द पार्टीज एग्री अपॉन द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो मोर देन द एग्रीड अमाउंट कैन बी अवॉर्डेड. कहता है डैमेजेस की अमाउंट उस अमाउंट से जितने का कॉन्ट्रैक्ट था उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. एक कॉन्ट्रैक्ट ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं तुझे 1000 रुपीज़ पे करूँगा. इफ़ ही फेल्स टू पे बी 500 ऑन ए सर्टन डे, A fails to pay B 500 on that day, B is entitled to recover from A such compensation not exceeding 1000 as the court considered reasonable. 1000 और जितनी कोर्ट कहता है उतना, मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा वो नहीं ले सकता जितनी कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी. दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस. नेक्स्ट है विंडिक्टिव डैमेजेस. तो विंडिक्टिव डैमेजेस जो हमने कहा था एग्जाम्पलरी डैमेजेस होते हैं जो किसी को सबक सिखाने के लिए, पुनिश करने के लिए दिए जाते हैं. दीज डैमेजेस आर यूजली अवॉर्डेड नॉट अवॉर्डेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट. किन केसेस में ज़रूर अवॉर्ड किए जाते हैं? जब ब्रीच ऑफ मैरिज का केस है उस केस में, या फिर बैंक जो है वो किसी का चेक ऑनर करने को मना कर देता है जबकि उसके अकाउंट में सफिशेंट फंड्स हैं, तो उन केसेस में विंडिक्टिव डैमेजेस दिए जाते हैं. हर केस में विंडिक्टिव डैमेजेस जो है वो कोर्ट है जो वो नहीं दे सकता. डैमेजेस इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. कुछ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं. उसमें हमने जो है एग्जांपल दी है कि किसी का बुक्स हैं जो गुम हो गई हैं, तो उसकी खुद जिस बंदे को मिली उसकी खुद की ड्यूटी बन जाती है, चाहे वो उस बंदे को जानता है या नहीं, कि जो बुक्स हैं किसी की गुम हुई हैं मैंने उसी तक पहुंचानी है किसी तरीके से. ठीक है, तो जा उसके रिगार्डिंग जो है ऐड देनी है, जब उसके रिगार्डिंग लोगों को बताना है कि मेरे पास बुक्स हैं, कोई नोटिस निकालना है, कोई मैसेज देना है कि मेरे पास बुक्स हैं, अगर किसी की गुमी है तो ले सकता है. तो उस केस में भी अगर वो ब्रीच करता है, अपनी ड्यूटी को पूरी नहीं करता, जबकि उन पर्सनस में आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो नहीं हुआ था, जिसकी बुक्स गुमी हैं और जो जिसको बुक्स मिली हैं, लेकिन सेम जो डैमेजेस हैं या सेम जो पोजीशन है उस पर्सन की होगी जिसकी बुक्स गुमी हैं, कि जो जिसको बुक्स मिली हैं वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पूरी करे, तो उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हम बोलते हैं. तो वहाँ भी परफॉर्म करना ज़रूरी है, वहाँ भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं. नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ असेसमेंट. कहता है कि एक रूल ध्यान में दें कि कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल है डैमेजेस की, क्योंकि उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं है. तो कहता है सिर्फ इसलिए डैमेजेस को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता कि उसको कैलकुलेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट है. तो कोर्ट जो है मस्ट मेक एन असेसमेंट ऑफ द लॉस एंड पास ए डिक्री फॉर इट. तो उसको एस्टिमेट करना ही पड़ेगा लॉस, और जो लॉस है वो उसको एस्टिमेट करके उसको सामने वाली पार्टी को दिलाना ही डैमेजेस पड़ेंगे. तो ये नहीं कह सकते कि इस केस में डैमेजेस हैं जो वो असर्टन करने, कैलकुलेट करने बड़े मुश्किल हैं, तो इस केस में डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे. तो ये थे कुछ प्रिंसिपल जो कोर्ट है जो ध्यान में रखता है जिस टाइम वो डैमेजेस है जो वो दिलवाता है प्लेंटिफ को. नेक्स्ट एक टॉपिक है आपके पास बेटा, डिफरेंस दे रखा है लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी में. तो लिक्विडेटेड डैमेजेस और जो पेनल्टी हैं बोथ में, दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे होता है, या तो पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस जो पे किए जाते हैं. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस इसमें दे रखे हैं. इफ़ द सम की अमाउंट लार्ज है तो मान लिया जाता है कि वो जो डैमेजेस हैं वो सर्टनली पेनल्टी ही हैं, क्योंकि लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट से ज़्यादा नहीं होते. वेयर ए सम इज़ एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन ए सर्टन डेट में पे किया जाना था, तो उस केस में उसने डिफ़ॉल्ट किया और पेमेंट है जो लेटर डेट को की, तो उसको पेनल्टी कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये डैमेजेस होगा, क्योंकि जो डिले है उसके कारण तो सिर्फ नॉर्मल डैमेजेस हैं जो वो पे किए जा सकते हैं. अगर हाई रेट पे डैमेजेस उस पर डाले गए हैं तो उसको पेनल्टी माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ थोड़ा लेट हो जाने के कारण जो पेनल्टी है वो नहीं डाली जाती.
द एक्सप्रेशन यूज बाय द पार्टीज इज़ नॉट फाइनल, कोर्ट है जो वो डिसाइड करेगा वेदर द कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टीज या लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं जो वो फिक्स करनी है। द सेंस ऑफ द पेनल्टी पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड है जो ये ऑफेंडिंग पार्टी पे के डालने के लिए होती है। जो मेन मतलब कारण है, रीज़न है क्यों पेनल्टी डाली जाती है, इसका कारण है कि जो उसको सज़ा मिले, उसको पेनलाइज किया जा सके जिस बंदे ने गलती की है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन जो आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस है वो जेन्युइन है, प्री एस्टिमेटेड होता है, पहले से पता होता है कि अगर हम ब्रीच करेंगे तो ये हमें पे करना पड़ेगा डैमेज। जो इंग्लिश लॉ का है उसने तो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में डिफरेंस बहुत डाला है, लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा डिफरेंसेस हैं जो क्रिएट नहीं किए गए हैं। उसके बाद है बेटा आपके पास स्टिपुलेशंस है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की जाती है तो उस केस में भी कई बार कहा जाता है कि ये पेनल्टी है या नहीं है, उसके बारे में। अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द बॉन्ड इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ penalty, not in the nature of penalty, but a stipulation for increase interest from the date of default may be a penalty। कहता कि अगर तो जिस दिन उसने ब्रीच किया, डिफ़ॉल्ट किया, तब से रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया गया तो वो पेनल्टी हो सकती है। लेकिन अगर शुरू से बॉन्ड की डेट से उसको बढ़ा दिया गया है तो वो पेनल्टी नहीं हो सकती। A stipulation in found for payment of compound interest on a default to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not by way of पेनल्टी। कहता स्टिपुलेशन बॉन्ड की पेमेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट उसने पे करना था ऑन डिफ़ॉल्ट, अगर कह दिया जाता है कि पहले तुमने सिंपल इंटरेस्ट पे करना था, अब तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसको हम पेनल्टी नहीं मान सकते। लेकिन अगर वो कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है और हाई रेट पे करना है, पहले से जितना सिंपल इंटरेस्ट था उससे हाई रेट पे करना है, तो वो क्या होगी, एक तरह की पेनल्टी होगी। वैन इन ए कॉन्ट्रैक्ट नो इंटरेस्ट इज़ पेएबल बट इंटरेस्ट इज़ पेएबल अपॉन डिफ़ॉल्ट, पे किया तब इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो वो क्या होगा, पेनल्टी ही होगी। एन एग्रीमेंट टू पे पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट विद ए प्रोविजन दैट ए रिड्यूस रेट विल बी एक्सेप्टेड इफ़ पेड रेगुलरली इज़ नॉट ए स्टिपुलेशन फॉर पेनल्टी। कहता कि उसने कहा गया कि इस रेट पे तुमने जो है इंटरेस्ट रेट पे आपको पेमेंट करनी है, अगर आप रेगुलरली पेमेंट करते रहे तो मैं इससे कम रेट भी तुमसे ले लूँगा। तो अगर उसने रेगुलरली पेमेंट नहीं की, उसने सेम रेट ले लिया, तो उसको हम पेनल्टी नहीं मान सकते। तो ये कुछ केसेस थे बेटा कि किन चीज़ों को हम पेनल्टी में कवर करेंगे या किन को हम डैमेजेस में, नॉर्मल लिक्विडेटेड डैमेजेस में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि कौन कौन से तरह के रेमेडीज़ हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस बंदे के साथ ब्रीच हुआ है, धोखा हुआ है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है, जिसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं। यहाँ हमारा रेमेडीज़ ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।